हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और एमसीक्यू सीरीज के साथ। ठीक है, सो इसमें हम करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, यानी हम मोशन, फोर्स, इन सब से रिलेटेड, और आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाएगा। क्लियर? तो चलिए अपने टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? ऑप्शन क्या है आपके? सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो देखिए, जब तक हमें इन सभी के बारे में नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं बता सकते। तो पहले हम ये टेक्निक जान लेते हैं क्या। बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता है तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसी तरीके से सर्कल में मूव करता रहे, तो इसी के साथ इसको बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, और इस आउटवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें क्या होगा, यानी वो टेक्निक जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, चीजों को बाहर की तरफ फेंकता हुआ जाएगा। जैसे कि हम जब क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रई है वो रोटेट करती है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं मक्खन के, वो क्या होंगे, यानी बटर जो है आपका क्या आ जाएगा, लाइट पार्टिकल, यानी बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो वर्किंग प्रिंसिपल है वॉशिंग मशीन का, उसमें मतलब वॉशिंग मशीन का मेन पर्पस क्या है हमारा, यानी कपड़ों से मैल को अलग करना। अब क्या करेगा, वो मैल को बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, यानी जो डर्ट है वो क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, तभी तो क्या होगी, कपड़ों से अलग हो पाएगी। इसलिए जो वॉशिंग मशीन है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर आंसर। बाकी टेक्निक क्या है? डायलिसिस। डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, यानी जो डायलिसिस यूनिट है वो हम एज आर्टिफिशियल किडनी भी यूज करते हैं। यानी क्या करेंगे, जब सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसे फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। अब क्या करती है किडनी, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, यानी ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट पार्टिकल हैं वो फिल्टर किस में होते हैं? किडनी के अंदर। अब जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? डायलिसिस टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, दो टर्म है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आप डिओडोरेंट यूज करते हो, सेंट यूज करते हो, अगरबत्ती यूज करते हो, तो क्या होता है, जहां पे उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से जहां पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है उस मॉलिक्यूल की, क्या होते हैं, उसकी तरफ भागती है। ठीक है, तो क्या है? डिफ्यूजन। देन ऑस्मोसिस क्या है, अगर इसके अंदर क्या करेंगे, अब लो कंसंट्रेशन से हाई, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव थिंग्स मूव करेंगी। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, हम एक मेम्ब्रेन लेंगे जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ पास नहीं हो सकता, कुछ सिलेक्टेड थिंग्स उसमें से पास हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारा वाटर है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। अब उन इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी RO। ठीक है, तो वाटर को फिल्टर करने के लिए या वाटर से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का। क्लियर है? कोई डाउट? यानी ऑस्मोसिस है कि हमने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। अब क्या है, इसका उल्टा कर दिया, हाई से वापस लो में ले आए और मेम्ब्रेन के थ्रू ही, तो क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आ गया?
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो यानी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब उन क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, क्वांटिटी यानी उस सब्सटेंस के अंदर कितना मटेरियल है वहां पे। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। अगर हम उस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, तो क्या होगी वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम ये देखें कि उस सब्सटेंस के अंदर कितनी किसी चीज की अमाउंट है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब दोनों की बात करते हैं तो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ जो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे स्केलर के अंदर आता है आपका मास, सिर्फ हम वजन देखते हैं कितने किलो है। ठीक है, मास हो गया और वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, एनर्जी हो गई। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर वैसे स्पीड भी आ जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस। अब सेम हम वेक्टर में लेंगे, अब इन्हीं के साथ क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्शन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी होंगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना हिला है और किस डायरेक्शन में गया है। अगर हिल के वापस वहीं आ गया तो इसका मतलब वो हिला ही नहीं वहां से। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, मोमेंटम, ठीक है, फोर्स, वेट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। सो बात करते हैं नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से कितना हिला है। जैसे कि हमने लिया एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पॉइंट पे गया। ठीक है, अब इस ए से बी पे गया और वापस ए पे आ गया। ठीक है, तो कितना चला वो, मान लो ये दूरी थी 10 मीटर, तो कितना चला 10 और 10 20। तो जो डिस्टेंस है आपका वो तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। बट डिस्प्लेस कितना हुआ अपनी पोजीशन से, वो ए से बी गया और बी से वापस ए पे आ गया। तो यही देखा था और यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। अब ये कितना डिस्प्लेस हुआ और कितने टाइम इंटरवल में, तो वो क्या हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, फिर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वो क्या कहलाएगा, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या होता है एक्सेलरेशन। यानी देखो ये ऑब्जेक्ट था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, फिर 20 होगी, फिर वापस 30 होगी, 30 से वापस 10 होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, बट जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्लियर? सो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो कितना चेंज इन आया वेलोसिटी में और कितने टाइम में, वो क्या होगा एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास था, मान लो ये 10 kg का था और ये कितना एक्सेलरेट हुआ आगे। ठीक है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका फोर्स। समझ आ गया? तो ये तीनों के तीनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी। क्या पूछा है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या है वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो टोटली हम कैपेसिटी देखेंगे कि किसी भी चीज के अंदर कितनी चीजें हम डाल सकते हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी खाली बर्तन ले लिया आपने, उसमें कितना पानी या कितना दूध आप उसमें डाल सकते हो, वो क्या है उसकी कैपेसिटी। ठीक है,
तो क्या है वो उसका वॉल्यूम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। देखो सिंपल मशीन कौन सी होती है, जिसे हम आसानी से चला सके, और आसानी से चलाने का मतलब ये है कि जिसपे हमें फोर्स कम लगाना पड़े और काम हमारा एज इट इज होता रहे। ठीक है, तो वो क्या होगी, सिंपल मशीन। तो लेस वर्क करेगी तो सिंपल मशीन नहीं होगी। देन सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, कि काम जितना हमें चाहिए उतना ही करें बट हमें फोर्स कम लगाना पड़े, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल मशीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? और बाकी को भी देख लेते हैं। सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, अगर धीरे धीरे काम करेगी तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर ज्यादा वर्क मच फास्टर, मतलब उसी काम को बहुत ही तेजी से कर रही है, तो मतलब वो सिंपल नहीं रही, अब तो क्या हो गया, यानी वो एडवांस्ड चीज हो गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस। सेंसिटिव बैलेंस क्या होता है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत ही कम फोर्स को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिससे हम, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर lesser amount of force, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बैलेंस। ठीक है, तो क्या होगा, इफ ही इनहेल्स डीपली, एक मैन है जो सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा है, मतलब अगर माइन्यूट सा भी अगर फोर्स के अंदर डिफरेंस आएगा वो उसको भी बता देगा। अब उसने क्या किया, डीप सांस ली। जब आप गहरी सांस लेते हो तो एयर क्या होगी, आपके अंदर जाएगी, और एयर अंदर जाएगी तो उससे क्या होगा, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी ना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेंशन है कि आप एक ओपन एटमॉस्फेयर में हो, और वो एटमॉस्फेयर फिर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो किस तरीके से रीडिंग चेंज होंगी वो डिपेंड करेगा वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कब होगा, जब मेंशन हो इन ओपन एटमॉस्फेयर। ओपन एटमॉस्फेयर में फिर हम क्या करेंगे, जो फोर्स है, प्रेशर है, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड फिर उसका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, अभी हमने देखा कि टाइम ही क्या है, टाइम नॉर्मली बता देता है कि इतने सेकंड इतने सेकंड इतने सेकंड, सिर्फ हम क्या है, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है टाइम के लिए, तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है, कि कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टाइम में किया, तो वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से गया दूसरी पे आया, ए से बी, बी से सी चला गया, सी से वापस ए आ गया, ठीक है, तो टोटल कितना कवर किया, टोटल पाथ लेंथ, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट कब होगा, यानी यहां से चला था यहीं पे आ गया, तो मतलब 0, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन काउंट करते हैं। और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, which physical quantity is represented by ratio of momentum and velocity of the body। देखो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो किसका, मोमेंटम एंड वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है आपकी v, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, v से v कैंसिल, क्या आ जाएगा m, और m क्या होता है आपका मास, तो क्या होगी मास। वेलोसिटी हमें पता ही है क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह सकते हो। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है, यानी हमने कब बोला ऑब्जेक्ट को कि उसके अंदर फोर्स, उस पे हमने फोर्स लगाया। फोर्स जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप टेस्ट नहीं कर सकते, ना देख के बता सकते, सिर्फ उसका हमें इफेक्ट पता चलता है कि हाँ अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आया है तो इसका मतलब फोर्स लगा है। ठीक है, सो कब होगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो या तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो कितना चेंज आएगा, वो क्या हो जाता है उसका एक्सेलरेशन। सो उसी से हम मेजर करके क्या बताएंगे कि फोर्स क्या है। सो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी हमने अभी किया था, क्या होता है मोमेंटम, और वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, जो किसके इक्वल होता है mg। ठीक है, नेक्स्ट है, if the number representing volume and surface area of a cube are equal, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और उसका वॉल्यूम दोनों क्या है, इक्वल है, then the length of edge of cube in terms of unit of measurement will be, तो जो लेंथ है किसकी, एज ऑफ क्यूब की, वो कितनी होगी, तो क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। क्या हो जाएगा, ये होता है 6a² फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है a³। तो क्या होगा, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, a³ a² उधर चला गया इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, a² इंटू a अगर लिखें तो क्या होगा, सेम ही बात है, तो a² से a² कट गया, तो a क्या आ जाएगा 6। तो a क्या होती है, साइड ऑफ लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। तो कितनी होगी, यूनिट्स में अगर देखें तो 6, तो आंसर क्या होगा आपका 6। क्लियर। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। देखो कंजर्वेशन वर्ड कहीं भी आ जाए, इसका मतलब ये है कि टोटली जब हम बात करेंगे, ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे, तो वो चीज एज इट इज रहेगी। अगर हम मास की बात करें, मास उतना ही रहेगा। एनर्जी की बात करें तो ये होगा कि टोटल चाहे बीच में लॉस भी हुआ वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, तो फाइनल और इनिशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो वही क्या होता है कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, यानी एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। सो एनर्जी कंजर्वेशन मींस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ विंड। विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, देखो विंड क्या होती है, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड, मूविंग एयर। ठीक है, तो यानी अब इस विंड के अंदर जो एनर्जी है वो किसकी वजह से, एयर के जो पार्टिकल हैं उनमें जो मोशन है। ठीक है, सो जो एनर्जी जो किसकी वजह से हो, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और जो उसकी पोजीशन की वजह से हो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो मूविंग एयर क्या है, मोशन की वजह से, जो एनर्जी है किसकी वजह से है, मोशन की वजह से। सो ओनली काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट है इन विंड पावर। अब वही बात करें, क्या कर रहे हैं, अब उस विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड पावर के अंदर
विंड की कौन सी फॉर्म को या एनर्जी की कौन सी फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो क्या होगी, यानी विंड क्या थी, मूविंग एयर, तो क्या थे, पार्टिकल मोशन में थे, तो यानी काइनेटिक एनर्जी को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी जो पोजीशन की वजह से हो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की वजह से हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है ना, जैसे हम हैं, हम खड़े हैं तो भी हमारे अंदर एनर्जी है, बैठे हैं तो भी एनर्जी है, किसकी वजह से, जो हमारे अंदर इतने सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है उनकी वजह से। ठीक है, सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है, और रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएशंस की वजह से होती है। मतलब रेडिएशंस जरूरी नहीं है सन की हो, ठीक है, रेडिएशंस जो है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये जो पार्टिकल से जनरेट होती हैं, कॉस्मिक रेज होगी, तो बहुत सारी क्या है रेडिएशंस होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी या रेज की वजह से। क्लियर, और सन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए, as the train starts moving the head of passenger sitting inside leans backward। क्या होगा, देखो हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल है ना, वो अपने उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करे। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब होगा, यानी जैसे आप मूव, क्या है, आप गाड़ी में बैठे हो और जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो जो हिस्सा हमारा गाड़ी से टच है वो तो गाड़ी के साथ मूव कर जाता है, लेकिन बाकी हिस्सा क्या है, बाकी हिस्सा जो हवा में है वो क्या चाहता है कि हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहें, मोशन में है तो मोशन में ही रहें। ठीक है, तो उसी रेस्ट से एकदम से मोशन में आने में क्या होता है, चेंज आता है, तो उस चेंज का अपोज कौन कर रहा होता है, इनर्शिया। तो ऐसे ही जब आप मोशन में होते हो और एकदम से ब्रेक लगा दो, तो आपका जो हिस्सा गाड़ी के साथ अटैच था वो क्या था, वो गाड़ी के साथ एकदम रेस्ट पे आ गया, लेकिन बाकी किस में रह गया, मोशन में रह गया। तो अब क्या करता है वो अपने, यानी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसका अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट का अपोज करेगा। तो क्या है, यानी इनर्शिया क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, तो उसकी उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो अगर रेस्ट वाला होगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, मोशन वाला होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। अब क्या किया आपने स्टार्ट करी है, ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, यानी ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट हुई है, तो जो हिस्सा, यानी आप सीट पे बैठे थे या खड़े थे, तो आपके फीट जो है ट्रेन के साथ अटैच है। जब ट्रेन मूव करेगी तो फीट तो उसके साथ मूव कर जाएंगे, लेकिन बाकी बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, तो वो क्या होगी, एकदम से पीछे जाएगी। वो किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये तब काम करता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो। ठीक है, तब क्या काम करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि आपने पंखा देखा, अब पंखे की जो डंडे होते हैं और बाकी ऐसे इस तरीके से रोटेट करता है, तो ये जो पोर्शन है उसका, जहां भी वो अटैच होता है जो पाइप से, तो वो क्या है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। क्लियर, देन कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, यानी कंजर्वेशन वही है कि मास जो है कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है वो उतने ही रहेंगे, आप चाहे उसे कहीं भी रख दो, तो क्या है वो कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास जो है ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर, सो नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। आइस पे चलना मुश्किल है और रोड पे चलना आसान है। क्यों, देखो जब भी हम मोशन में होते हैं तो हमेशा एक फोर्स हमारे मोशन का अपोज करता है, और वो फोर्स कौन सा है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर, सो वो क्या होगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है, और रोलिंग भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये तो स्टैटिक हो गए, ये दोनों कैसे हैं, काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन हम बोलेंगे। काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से, डायनामिक भी वही बात होती है। तो स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब हम उसे मोशन में लाएंगे ना, तो फ्रिक्शन जो क्या करता है, कहाँ काम करेगा, यानी जो दो ऑब्जेक्ट है ना उनके आपस में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा कि उस सरफेस की नेचर कैसी है और एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। अब कोई भी सरफेस कितना भी स्मूथ हो, उसके अंदर हल्की फुल्की इरेगुलरिटी होती है, ठीक है। इरेगुलरिटीज अगर ज्यादा होंगी तो क्या होगा, उसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब इरेगुलरिटी ज्यादा कब होंगी, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मास ज्यादा होगा तो वो अपने आप को टिका के रखे, इसलिए आप भारी ऑब्जेक्ट को जब मूव कराते हो ना तो क्या होता है, उसे हिलाना मुश्किल होता है। तो क्या कौन रोकता है उसे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन आपने देखा है ज्यादातर हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे हम क्या करते हैं, व्हील लगा देते हैं, तो व्हील से क्या हो जाता है, जैसे एरिया जो टायर का एरिया है वो क्या होता है, कम एरिया कांटेक्ट में आता है, इसलिए फ्रिक्शन क्या लगता है, कम। तो इसलिए क्या करते हो आप, आसानी से उसे मूव करा देते हो। तो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एरिया कांटेक्ट में यहाँ पे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहाँ एरिया कांटेक्ट में होगा, स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में, और देन रोलिंग में, ठीक है। सो क्या है, अब सरफेस अगर स्मूथ होगा तो उस पे चलना मुश्किल होगा, और सरफेस अगर रफ होगा तो उस पे चलना आसान होगा। तो आइस का कैसा है, पानी का मतलब जैसे आप फर्श पे पानी गिर जाए तो आप फिसल जाते हो ना, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कम है। सो आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, इसलिए क्या होगा, उस पे चलना मुश्किल होगा। क्लियर, समझ आ गया कंसेप्ट। चलिए, A man jumped at a speed of 5 meter per second from a stationary boat. एक आदमी है, क्या करता है, बोट से कूद जाता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बोट कहाँ जाएगी, अब पीछे की तरफ जाएगी, कितने, 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि जो मास ऑफ बोट है वो हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन, वो मैन के मास से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, एक पीछे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें क्या होता है, टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो मास ऑफ मैन है अगर m है, उसकी वेलोसिटी v है, और ये स्मॉल m है किसका, बोट का, और वेलोसिटी स्मॉल v है, ठीक है। सो मैन की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, मास m है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। जो बोट है उसका मास स्मॉल m है और स्पीड कितनी है, 0.5, ठीक है, इंटू 0.5, तो m अपॉन m क्या होगा, 0.5 अपॉन 5, तो m अपॉन m क्या होगा, 5/5 इंटू 10 क्या होगा, 1/10, तो m क्या होगा, 10m, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, सो ये क्या होगा, देखो 10m इजकल टू स्मॉल m, तो जो मास ऑफ बोट है वो मैन के मास से कितना ज्यादा है, 10 टाइम्स, तो क्या आएगा आंसर आपका 10 टाइम्स। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट है, a truck, a car and a motorcycle have equal kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, वो वेलोसिटी की वजह से, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ m v स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी में क्या चेंज है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, तो mgh होता है फॉर्मूला। सो बात किसकी कर रहे हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मतलब मास तो उनका कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर के। क्लियर, अब क्या है, इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड, अब उस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स भी कैसे हैं, इक्वल फोर्स है, मतलब F1 F2 F3 इक्वल है, ठीक है। और
KE1, KE2 और KE3 तीनों इक्वल है, तीनों ऑब्जेक्ट है ना, तीनों का अलग अलग मान लिया, ठीक है। तो जब सारी चीजें इक्वल हैं, अब फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी में चेंज आता है, इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वल चेंज आएगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेंगे। पूछा क्या है, दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, x y z, तो ये x y z क्या होंगे, इनकी वैल्यू क्या होंगी, x ग्रेटर होगा y से, y ग्रेटर होगा z से, या फिर x जो है लेस देन होगा y से और y लेस देन होगा z से, या फिर इनमें कोई डिफरेंस होगा, तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसलिए डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अ पर्सन इज सिटिंग इन ए कार विच इज एट रेस्ट, कोई पर्सन है वो रेस्ट पे, मतलब कार के अंदर बैठा और वो कार क्या है, रेस्ट पे है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील ऑफ द कार इज आर, जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब देखो कार का जो टायर होता है क्या होगा, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो मतलब कहाँ जाना है उसे, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आर जो है क्या होगी, उसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके, जो मूव करेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के। सो व्हेन द कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन एट ईदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी, तो क्या होगा, जितने भी टायर मतलब जो फ्रंट व्हील हैं, ठीक है, उन पे रिएक्शन क्या रहेगी, वो प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन आर जो है प्रोपोर्शनल होती है किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो अगर आर सेम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम रहेगा, सो इट विल बी इक्वल टू आर। क्लियर, व्हाट इज करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल u अपॉन t, किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के, तो क्या आएगा, v माइनस u बाई t। क्लियर, नेक्स्ट क्या कहता है, a man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling, देखो सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है उसके मोशन का अपोज करने के लिए, तो इसलिए जब वो विसल करेगा ना तो वो उसे क्या कर देगी, बैलेंस करेगी, मतलब विस्लिंग क्या करेगी, उसे प्रोपेल करेगी आगे मूव करने के लिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, मतलब आप पढ़ के आए हो पहले, क्या था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता, मतलब दोनों साइड से इक्वल फोर्स है, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा उनका, कंजर्व रहेगा, कंजर्व मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में, कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। बट प्रोपेल का और मोमेंटम का आपस में रिलेशन नहीं है, मतलब स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये नहीं होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बाकी तो है ही रॉन्ग। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके कंक्लूजन आपको खुद निकालने हैं, ठीक है, इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग, क्या है कि एक कार्ट है और वो पूरी लोडेड है, उस लोडेड कार्ट को मूव कराना मुश्किल है, किसकी बजाय जो ऑलरेडी मूविंग है उसके मोशन को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है उसके कांटेक्ट में, ठीक है, जैसे वो स्लाइड करता आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे स्लाइड करेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो पाएगा, और रोल करेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट और रिड्यूस हो जाएगा, तो किसकी वजह से है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है,
सो in statement a loaded cart, in starting a loaded cart one has to push harder than to keep it moving. तो क्या है, उसे मूविंग रखना आसान है बजाय कि उसे स्टार्ट करना. सो ये कहाँ होगा, the weight of moving object is less, no. Wheels tend to slip initially, no. There is less friction once the cart starts moving. यही आंसर होगा कि जब हमने उसे स्टार्ट कर दिया तो उस पे क्या होगा, स्लाइडिंग या फिर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, जो कि क्या होता है, कम होता है. क्लियर. नेक्स्ट है अ फोर व्हील मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड. क्या होगा, देखो एकदम से बिल्कुल कटाव है आपके मोड़ पे, ठीक है, शार्प सर्कुलर पाथ है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उस पे कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो जब एकदम से मुड़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इनर व्हील्स पे ही रोटेट करता रह जाएगा और स्किड कहाँ होगा फिर, आउटवर्ड. स्किड कहाँ होगा, आउटवर्ड. सो क्या है, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील्स. रॉन्ग. ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील्स. किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. स्किड आउटवर्ड्स, स्किड इनवर्ड्स, ये गलत हो जाएगा. तो क्या होगा, 2 and 3. तो ये था आपका मैकेनिक्स के एमसीक्यू सीरीज. तो हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे, 1 by 1 करके हम न्यू सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे. ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक.